ऐसे के ऊपर सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ एन ऐसे इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड। हमें एसेज की टाइप्स बताई जाती हैं, आर्गुमेंटेटिव होगा, फिलोसफिकल होगा, फलाना होगा, टमकाना होगा, लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि जिस फील्ड ऑफ नॉलेज का टॉपिक आप चूज करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी होती है। आपका ऐसे 3 पैरामीटर्स के ऊपर इवेल्युएट हो रहा होता है। पहले पैरामीटर है आपकी जो टॉपिक सिलेक्शन है, वहीं से आपका पहली जजमेंट स्टार्ट हो गई, आपने किस फील्ड से टॉपिक चूज किया। दूसरी आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आप कितना अच्छे तरीके से उसको डील करते हो और कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो, उसमें ग्रामर, उसमें आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। और तीसरे नंबर पे आपका कंटेंट आता है कि आप कितने टू द पॉइंट, रेलिवेंट और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ये 3 चीजें आपकी मेजर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जज हो रही होती हैं। अब इन 3 चीजों में से द फर्स्ट मोस्ट थिंग एंड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फील्ड जिसका आपने टॉपिक चूज किया। वो फील्ड ऑफ नॉलेज आपकी फिलॉसफी हो सकती है, फील्ड ऑफ नॉलेज रिलीजन हो सकता है, फील्ड ऑफ नॉलेज सोशल साइंसेज हो सकता है, फील्ड ऑफ नॉलेज हमारी जो जर्नल साइंसेज हैं वो हो सकता है, फील्ड ऑफ नॉलेज हमारी स्पोर्ट्स हो सकती है, कोई भी मेजर फील्ड ऑफ नॉलेज हो सकता है जिसका आपने टॉपिक चूज किया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप सोशल इशू चूज करते हो, सोसाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चूज करते हो, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है, पॉवर्टी पे हो सकता है, आपका टॉपिक सोशल करप्शन पे हो सकता है, आपका टॉपिक विमेन राइट्स के ऊपर हो सकता है, आपका टॉपिक जेंडर स्टडीज से रिलेटेड हो सकता है। ये सारी चीज सब फील्ड्स हैं सोशल साइंसेस के। अब आपने ये टॉपिक तो चूज कर लिया, लेकिन यू डोंट हैव एनी नॉलेज सोशल साइंसेस की बैकग्राउंड क्या है, सोशल साइंसेस इवॉल्व कैसे की, सोशल साइंसेस में थीरीज क्या क्या है, सोशल साइंसेस की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, क्या चीजें आप सोशल साइंसेस में कह सकते हो, क्या चीजें आप सोशल साइंसेस में नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर सोशल साइंस की एक लिमिटेशन ये है कि देयर इज नथिंग कंक्रीट इन सोशल साइंसेस। सोसाइटी में कोई बात भी आखिरी ओपिनियन नहीं हो सकता, आखिरी वर्डिक्ट नहीं हो सकता। देयर इज ऑलवेज चेंज। मतलब जो हमारे लिए कोई मॉरल वैल्यू हो सकती है हमारी सोसाइटी में, हो सकता है वो वेस्टर्न सोसाइटी में इमोरल कंसिडर किया जाए, या वाइस वर्सा, वहां पे जो मॉरल चीजें हैं हमारी सोसाइटी में इमोरल कंसिडर की जाए। तो किसी भी चीज के ऊपर जो सोशल इवल्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी चीज के ऊपर आप वर्डिक्ट नहीं दे सकते। एक लिमिटेशन है, मिसाल दे रहा हूं आपको। इसी तरह एक और लिमिटेशन है सोशल साइंसेस की कि आप कभी भी किसी सोशल इवल को सोसाइटी से इरेडिकेट नहीं कर सकते। इरेडिकेट करने से क्या मुराद होता है? मुकम्मल सफाया कर देना। मतलब आप कहें कि अगर हम इन अवामल पे अमल दरामद करें तो हम सोसाइटी से डाउरी, ये जहेज वाला जो मामला है, इसको इरेडिकेट कर देंगे। तो दिस वेरी टर्म इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंसेस। आप ये टर्म ही नहीं यूज कर सकते। आप ये कह सकते हो हम उसके असरात को कम कर सकते हैं, हम उसकी एक्सपोजर को या हम उसकी स्पिल ओवर इफेक्ट्स को लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप पॉवर्टी को इरेडिकेट कर देंगे, या आप डाउरी को इरेडिकेट कर देंगे, या विमेन के अगेंस्ट जो, या आप ये जो तेजाब फेंका जाता है विमेन के ऊपर, एसिड अटैक्स जो किए जाते हैं, इसको आप खत्म कर देंगे। खत्म नहीं कर सकते, लिमिटेड आप कर सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपने अपने फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट, फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टीज डिफाइन करने हैं। आप ये फील्ड ऑफ रिलीजन, एक फील्ड आप ले सकते हो। रिलीजन से हर दफा एक टॉपिक आता ही आता है। वो इस्लाम से मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, 99% चांसेस होते हैं। उसके अलावा जर्नल भी आ सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस हैं। एक टॉपिक आपने रिलीजन चूज कर लिया, दूसरा आप हिस्ट्री रख सकते हो, तीसरा आप सोशल साइंसेस रख सकते हो, चौथा आप रख सकते हो जी फिलॉसफी रख सकते हो। ठीक है, अब ये फील्ड जो आपने 4 फाइनलाइज कर लिए,
आपने ये डिसाइड करना है कि इन 4 फील्ड्स में से आपको ये टॉपिक उठाएंगे जो पेपर में आप अटेम्प्ट करेंगे, और इन 4 फील्ड्स की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना आपकी जिम्मेदारी है। इनकी थीरीज को पढ़िए, ये सब्जेक्ट इवॉल्व कैसे हुए ये पढ़िए, इन सब्जेक्ट्स में लिमिटेशंस क्या है वो पढ़िए, इन सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स इनके बारे में क्या कहते हैं वो पढ़िए। ये सारी चीजें आपने पहले अंडरस्टैंड करनी है, और फिर आप नॉर्मल जिस तरह प्रिपरेशन करते हो, टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक उठाया, उसके ऊपर आपने रिसर्च की, उसके ऊपर आपने ऐसे लिखा, किसी टीचर को चेक करवा लिया, आउटलाइन बनाई, किसी टीचर को चेक करवा ली। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड। जब मेरे सामने आपका पेपर आता है ना, किसी भी स्टूडेंट ने ऐसे लिख के भेजा, मैंने उसका टॉपिक जैसे ही पढ़ा, मैंने वहीं पे पहले अपने माइंडसेट को सेटल कर लेना। वो सुई नहीं ऐसे एडजस्ट करते, वो मैंने एडजस्ट कर लेनी है कि इसने कौन सी फील्ड से टॉपिक चूज किया है। उस फील्ड के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको जज करूंगा कि आप के पास सुपरफिशियल नॉलेज है उस फील्ड का या इन डेप्थ नॉलेज आप रखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ द फील्ड। ये पहली चीज है। थैंक यू इमरान भाई, जज़ाक। चाय पीनी है किसी ने? सफर करके आया तो मेरा दिल था थोड़ी सी चाय हो जाए। किसी ने पीनी है तो यहां से एक सिप लगा ले। नजर आ गई है ना? बस बढ़िया। अच्छा, फर्स्ट एसेंशियल मैंने आपको डिफाइन कर दिया, और 90% स्टूडेंट्स, 95% स्टूडेंट्स इस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं करते कि जिस फील्ड से उन्होंने टॉपिक चूज किया है उस फील्ड को समझना कितना कुछ जरूरी है। अरसलान, दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आपने फील्ड तो समझ लिया, टॉपिक आ गया जी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। आपने क्या किया? सोशल इश्यूज लिख दिए एंड इकोनॉमिक इश्यूज लिख दिए, फिर उसकी रिपरकशंस लिख दी, फिर उसके रेमेडियल मेजर्स लिख दिए, फिर इस तरह की कुछ चीजें लिख दी। डोंट डू दैट। उसने पूछा क्या है पहले वो समझिए। सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज से मुराद ये है ऐसे सोशल इश्यूज विच आर रिलेटेड टू योर इकोनॉमी, एंड ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज विच आर डायरेक्टली linked with your society. So you have to extract out ऐसे issues जो एक दूसरे के साथ, जिनका रब्त है, जो आपस में जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। अगर आप ऐसा कोई इशू चूज नहीं कर रहे, सोशल इश्यूज को लहदा डिस्कस कर रहे हो, तो वो टॉपिक इससे भी पूछ सकता था व्हाट आर सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। उसने जब सोशियो इकोनॉमिक बोला तो यू हैव टू राइट अबाउट सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। इसी तरह मिसाल देता हूं, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की बात हो रही है। टॉपिक आ गया फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अबरार साहब डन हो गया, चाय पिलाऊंगा वहां पे। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये टॉपिक आ गया। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे? व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इवॉल्व कैसे हुई, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की हिस्ट्री क्या है, करंटली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है, और एक पिलर लिख देंगे कि फ्यूचर डेमोक्रेसी का ब्राइट है या ब्लीक है, जो भी उसमें लिखना चाहें। तो भाई साहब आपने बेसिकली 80% टॉपिक को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, इररेलेवेंस में आप चले गए और रेलिवेंट चीजों को आपने डिस्कस ही नहीं किया। उसने सिर्फ पूछा था पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या है। तो आपने लिखना क्या था? करंट ट्रेजेक्टरीज की बेस पर, अभी जो आपको हालात नजर आ रहे हैं उसकी बेस पर आपने प्रिडिक्ट करना था कि ये चांसेस हो सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है। हम लोग जैसे टॉपिक पढ़ते हैं, एक फॉर एग्जांपल आपने डेमोक्रेसी पे प्रिपरेशन की हुई है, डेमोक्रेसी के ऊपर आपने कोई टॉपिक तैयार किए हुए हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें तैयार की हुई हैं, वहां पे द वर्ड डेमोक्रेसी स्ट्राइक्स योर आईज। जस्ट एक लफ्ज आपने देखा, आपने कहा वाह जी वाह, मेरी तो मौज लगी, मेरा ये पेपर आ गया, मैंने डेमोक्रेसी प्रिपेयर की हुई है, मैं इसके ऊपर लिखूंगा। यू डिडंट इवन बॉदर टू सी कि वो डेमोक्रेसी के किस एस्पेक्ट पे बात कर रहा है। फिर हर टॉपिक में हमने पाकिस्तान को घुसेड़ना होता है, ये कंपल्सरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपसे पेपर चेकर स्पेसिफिकली पाकिस्तान का पूछे ना,
तब तक पाकिस्तान तो मत घुसेड़िए उसके अंदर। एक आध आर्गुमेंट देना, एक आध पैराग्राफ लिख देना, दैट इज फाइन, उससे कोई आपको नहीं रोकता। लेकिन पूरा पूरा पिलर पाकिस्तान से रिलेटेड या पूरा ऐसे ही पाकिस्तान से रिलेटेड लिख देना। एक टॉपिक मैंने स्टूडेंट्स को दिया, टॉपिक था ये हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में, और वो नेशनल इंटीग्रेशन अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता, ये टॉपिक था। 90% स्टूडेंट्स ने उसको पाकिस्तान से रिलेट किया। भाई जी मैंने तो पाकिस्तान का पूछा ही नहीं था, मैंने जर्नल एक आइडियोलॉजी दी थी कि क्या अगर हम सिंगल करिकुलम किसी भी स्टेट में इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करने में हेल्प आउट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो बताइए कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता तो उसके आर्गुमेंट्स दीजिए क्यों नहीं हो सकता। इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। हाँ ये हो सकता है कि आपको ऐसे उसके बारे में आपका नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप इधर उधर की यारियां मारते रहें। अगर पेपर चेकर को कोई बीच में से आपकी श्योरली पसंद आ गई तो शायद वो आपको पास कर दे, अदरवाइज आप रिस्क पे ही रहेंगे। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द फील्ड, के किस फील्ड ऑफ नॉलेज से टॉपिक चूज किया गया और उस फील्ड ऑफ नॉलेज में मुझे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मेरी बाउंड्री क्या है। दूसरे नंबर पे टॉपिक को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करके, अगले लेक्चर में हमने टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर बात करनी है। टॉपिक को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करके फिर आप आएंगे इस साइड पे, उसको लिखने की साइड पे। जब पेपर चेकर आपकी आउटलाइन देकर, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, कोई इससे डिसएग्री भी कर सकता है, पेपर चेकर आपकी आउटलाइन देकर, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देकर ये डिसाइड कर लेता है आपने टॉपिक को प्रॉपरली जहन में समझा है या नहीं समझा। वहीं पे उसने डिसाइड कर लेना है कि आपको 40 नंबर देने हैं कि नहीं देने। यहीं पे अगर आपने इन बेसिक्स को फॉलो नहीं किया तो डिसीजन हो गया जनाब, आप 40 से नीचे रहेंगे। जितनी मर्जी अच्छी इंग्लिश बोल लें, लिख लें वहां पे, जितना मर्जी अच्छा आउट ऑफ द वे जाके चीजें लिख दें, यहां पे डिसीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चंस एंड पे, ये मैं बहुत दफा बता चुका हूं, प्लीज कीप दैट इन माइंड। सो ये दो चीजें तो आपने जेहन में रखनी है। तीसरे नंबर पे हमेशा याद रखिए, ना सिर्फ ये कि आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया, फील्ड को अंडरस्टैंड कर लिया, बस रेक्विजिट्स पूरी होगी, ऐसा नहीं है। जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं मिसाल देता होता हूं, मैं इस लैपटॉप को इधर घुमाता हूं, आप लोगों को यहां से समझाता हूं। ये आपको नजर आ रहा है पेंसिल होल्डर, इसके ऊपर एक पेंसिल लगी हुई है, ठीक है। ये अब ये आपका टॉपिक है, दिस इज योर मेन टॉपिक जिसके ऊपर आपका ये होल्डर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका ओवरऑल नॉलेज है, ये जो इसकी ये रस्सी है ये आपका ओवरऑल नॉलेज है। और पेपर में आपकी रस्सी ये फ्लेक्सिबल नहीं होगी, वो फिक्स्ड रस्सी आप समझ लीजिए, जिसकी इतनी ही लेंथ है, इससे ज्यादा वो एक्सपैंड नहीं हो सकती। ये और ये आप हैं उस टॉपिक को लिख रहे हैं, आपने बेसिकली डिफाइन क्या किया कि यहां तक आपकी लिमिटेशन है, इतनी इतनी, ये टॉपिक की मेन डिमांड है जो टॉपिक आपसे पूछ रहा है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। सो बेस्ट एसेज जो हैं वो रीडर को एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं वाइल फोकसिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आइडिया। एक सेंट्रल पिलर के साथ आप लिमिटेड होकर, इस तरह आप इस पिलर के इर्द गिर्द बस इतना ही घूम सकते हैं, या आपके हाथ की जितनी लेंथ है। यू आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द वे, इररेलेवेंसीज में जाने की आपको जरूरत नहीं है। जितने आर्गुमेंट्स डायरेक्टली उस टॉपिक को हिट कर रहे हैं और सिर्फ उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, उतने आर्गुमेंट्स जस्ट आप पेपर में दीजिए। ये याद रखिए, 2500 3000 वर्ड्स की रेस में घुसने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आप 2000 2200 2300 वर्ड्स भी अगर लिखते हैं, लेकिन वो होना क्वालिटी मटेरियल चाहिए और सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। एक अच्छी किताब, एक फेमस किताब फेमस क्यों होती है, उसमें एक मिनट रुकिएगा अरसलान भाई, और खुदा दा वास्ता जी जान छड्डो मेरी।
अच्छा, आर्गुमेंट ही भूल जाता है जो मैं बात कर रहा होता। पता नहीं क्या कह रहा था। सेंट्रल आइडिया की बात हो रही थी, और गुड ऐसे फोकस इज ऑन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आइडिया। हाँ, अच्छी किताब की मिसाल मैं दे रहा था। अच्छी किताब, जो फेमस किताबें होती हैं, पॉलो कोलियो की वो अल्केमिस्ट ले लीजिए, आप में से अक्सर लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों ने पढ़ी होगी, या आप कोई भी किताब जो फेमस होती है, उनमें एक चीज उन सारी किताबों में आपको कॉमन नजर आएगी। क्या? उस किताब को जिस मर्जी पेज से खोल लीजिए, जहां से मर्जी पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको एक चीज नजर आएगी। जो मेन थीम था ना, जो मेन टाइटल था उस बुक का, उस किताब से रिलेटेड, उस मेन थीम से रिलेटेड, उसके 100वें पेज पे भी, 150वें पेज पे भी, 200वें पेज पे भी आपको वो टॉपिक मेन नजर आएगा। अगर केरन आर्मस्ट्रांग की किताब है हिस्ट्री ऑफ गॉड, अगर आप वो पढ़ रहे हो, हर जगह पे आपको रेलिवेंस गॉड की हिस्ट्री से ही नजर आएगी। वो कहीं पे भी प्रॉफिटहुड को डिस्कस नहीं कर रही, वो कहीं पे भी एंजल्स को डिस्कस नहीं कर रही, वो कहीं पे भी ह्यूमन नेचर को डिस्कस नहीं कर रही। इस तरह की चीजें, वो जो मेन थीम है टॉपिक का, उससे हमेशा रेलिवेंट रहेगी शुरू से लेकर एंड तक। दैट इज हाउ योर ऐसे शुड लुक लाइक। पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक जो सेंट्रल आइडिया है, जो थीम है ऐसे का, जो टाइटल का थीम है, उससे हर चीज रेलिवेंट नजर आनी चाहिए। कुछ भी इररेलेवेंस आपने नहीं डिस्कस करनी वहां पे। फिर अक्सर स्टूडेंट्स एक ये काम करते हैं कि आउटलाइंस किसी जो फेमस होते हैं ना, फेमस एसेज की किताबें आजकल आई, अजीब शुरलियां इस कौम की। अच्छा जी, फेमस ऐसे की किताबें, भाई इज इट पॉसिबल कि किसी ऐसे को रट्टा लगाया जा सके? इज इट पॉसिबल कि किसी का राइटिंग स्टाइल कॉपी किया जा सके? इज इट पॉसिबल कि आप किसी के आइडियाज या किसी की क्रिटिकल एबिलिटीज कॉपी कर सको? इट इज नॉट पॉसिबल यार। आपका काम है फैक्ट्स एंड फिगर्स, डाटा, सारी चीजें इकट्ठी करना, एनालिसिस अपने दिमाग पे छोड़ना। जितने वेल रेड आप होगे, उतना ही अच्छा आप एनालिसिस प्रेजेंट कर सकोगे। किसी के ऐसे मत पढ़िए। अब अगर किसी ने बीच में क्वेश्चन पूछा, उस बंदे को या मैं ब्लॉक करूंगा या फिर मेरे मुंह से कोई गंदी सी बात निकल जाएगी। मुझे 6 महीने हो गए ये फ्री सेशंस देते हुए। हर सेशन में यही बात हो रही होती है, लेक्चर के दौरान क्वेश्चंस मत पूछा करें, एंड पे क्वेश्चन रखा करें। और वो क्वेश्चन भी ऐसे, हाउ टू राइट द बॉडी पैराग्राफ। शाबाश है भाई, बात किसी और चीज की हो रही है और आप बॉडी ऑफ द ऐसे पे चले जाओ। अजीब लोग हैं। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, आउटलाइंस को रट्टा लगा लेते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स को रट्टा लगा लेते हैं। कुछ पैराग्राफ्स रटे रटाए, हमने इस तरह का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, उसको रट्टा लगा लेते हैं। ये काम आप मत कीजिएगा प्लीज। जो रीडर होता है, जो जिसकी रीडिंग अच्छी होती है, जो वेल रेड बंदा होता है, जो आपके सीएसएस के पेपर चेक करते हैं, वो तो होते भी क्या उसे कहते हैं, प्रोफेसर होते हैं, बहुत वास्ट नॉलेज के साथ वो लोग बैठे हुए होते हैं। उनको पता ही, आपके पढ़ने से पता चल जाता है कि ये मेरे हाथों पे पसीना आया हुआ है, और ये पसीना गुस्से से आता है मुझे। बच्चे बाज नहीं ना आते उल्टी हरकतें करने से। उनको आपकी आउटलाइन पढ़ने से, आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ने से आइडिया हो जाता है कि आपने रटी रटाई चीजें लिखी हुई हैं। आपने करना क्या होता है, जो कुछ आप आउटलाइन में क्लेम करें, वो सब कुछ आप बॉडी ऑफ द ऐसे में डिलीवर भी करें। वन पॉइंट इन आउटलाइन ऑफ द ऐसे, एक पॉइंट जो आउटलाइन में आप लिखते हो, वो पॉइंट आप बॉडी ऑफ द ऐसे में एक पैराग्राफ प्रेजेंट कर रहा होता है। जितने पॉइंट्स होंगे, मतलब 20 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, दैट मींस के बॉडी ऑफ द ऐसे में 20 पैराग्राफ्स होंगे। आपने 30 पॉइंट्स लिखे हैं तो 30 पैराग्राफ होंगे। अगर मुझे आपका 8वां पॉइंट पसंद आया तो मैं ऑटोमेटिकली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को छोड़कर आगे से 8 पैराग्राफ काउंट करके 8वें पैराग्राफ पे चला जाऊंगा।
दैट इज हाउ आउटलाइन वर्क्स। ये बेसिक पर्पस है आउटलाइन का। आप अगले को गाइड कर रहे हो कि मैंने आगे ऐसे में ये चीजें इस तरह लिखनी है। अब होगा क्या, अगर आपने रटी रटाई आउटलाइन लिखी है, उसमें आपको कोई पता नहीं कि आपने किसी आर्गुमेंट को एक्सपैंड कैसे करना है। वो आर्गुमेंट तो आपने बड़ा खूबसूरत किस्म का लिख लिया, लेकिन उसे एक्सपैंड करने का, उसमें क्या चीजें लिखनी है वो आपको पता ही कोई नहीं है। वहीं पे आइडिया हो जाएगा कि आपने 2 नंबरी की है। या समटाइम्स ऐसा भी होता है, हम लोग एफिशिएंसी झाड़ने के लिए 40-50 पॉइंट्स की आउटलाइन बनाते हैं, जबकि इतना पॉसिबल ही नहीं होता 3 घंटे के अंदर कि आप वहां पे इतना लिख सकें। आप वहां पे 20 या 30 आर्गुमेंट लिखेंगे, आउटलाइन आपने 50 आर्गुमेंट्स की बनाई हुई होगी। ये भी काम गलत है, ये भी आपने नहीं करना। जो कुछ क्लेम कीजिए उतना डिलीवर कीजिए, टू द पॉइंट, रेलिवेंट, सिंपल, खूबसूरत किस्म का लिख के आ जाइए और उम्मीद रखिए कि आप पास होंगे। इस तरह के अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे, इस तरह के अगर आप 2 नंबरियां अपनाएंगे, तो फिर पास होने के चांसेस कम होंगे रिलेटिवली। इसके बाद हमेशा याद रखिए, आपका राइटिंग एक्सप्रेशन मेच्योर होना चाहिए। मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन क्या होता है? मैंने 3 साल सीएसएस में 3 साल 4 साल कर लें, सीएसएस में सर्क पाया। हर बंदा ये कहता था राइटिंग एक्सप्रेशन मेच्योर करो, राइटिंग स्टाइल मेच्योर करो, राइटिंग स्टाइल को ये करो, राइटिंग मेच्योर मेच्योर मेच्योर। मेच्योर वर्ड सुन के ना मेरा सर खप जाता था कि भाई होता क्या है ये तो बताओ। कौन सी चीज हो मेरे राइटअप में तो मैं उसे कह सकता हूं कि ये मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन है। तो वो अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें मैंने लर्न की वो कुछ इस तरह हैं। पहले नंबर पे ये देखिए, मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन से मुराद लॉजिकल आइडियाज इंस्टेड ऑफ इमोशनल आइडियाज। लॉजिकल आइडियाज कौन से होते हैं? वो तमाम आइडियाज जो रेफरेंस के साथ आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो तमाम आइडियाज जिसके साथ कोई कोटेशन है, जिसके साथ कोई फिगर है, जिसके साथ कोई सर्वे रिपोर्ट है, जिसके साथ कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कुछ भी है, वो आपका रेफरेंस्ड आइडिया, वो लॉजिकल आइडिया होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी आइडिया विदाउट एनी रेफरेंसेस, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस प्रेजेंट कर रहे हो, वो इमोशनल स्टेटमेंट कंसीडर की जा सकती है, लॉजिकल आइडिया नहीं कंसीडर किया जाएगा। पहली चीज ये कि योर आइडियाज आर सपोज टू बी लॉजिकल रादर देन इमोशनल। दूसरे नंबर पे आपके आइडियाज में कोहेरेंस होनी चाहिए, लिंकेज होना चाहिए, एक आइडिया से दूसरा आइडिया फ्लो कर रहा हो। और ये होगा कैसे? जितने ज्यादा आप वेल रेड होंगे, जितने ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज्यादा आप काम किसी टीचर से चेक करवाएंगे। 3 ही क्रक्स हैं सीएसएस के। रीड एज मच एज यू कैन, राइट एज मच एज यू कैन, और अपना काम जितना चेक करवा सकते हो उतना चेक करवाइए। और किसी ऑनेस्ट बंदे को चेक करवाइए जो एक एक लफ्ज आपका चेक करे, बस टिक्के लगा के वेरी वेल, वेल डन, गुड एफर्ट, कीप इट अप, इस तरह के काम ना करे। गलतियां जो प्रॉपरली निकाले, आपकी ग्रामर की, आपके स्ट्रक्चर की, हर चीज की। अच्छा, पहले नंबर पे लॉजिकल आइडियाज होने चाहिए, इमोशनल नहीं, यानी कि विद रेफरेंसेस। दूसरे नंबर पे आपके आइडियाज इंटरलिंक्ड हो, उनमें कोहेरेंस हो, फ्लो नजर आना चाहिए। आप अच्छे आथर की किताब पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ आपने पढ़ा तो फिर मतलब आपके जहन में वही 3 पैराग्राफ चल रहे होते हैं और आप कोई और काम करते हुए भी ये सोच रहे होते हो कि इससे आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, आगे क्या बात होगी, कैसे होगी। वो ये जो फ्लो है, आइडियाज में फ्लो, ये रीडर को मजबूर करता है आपका पूरा ऐसे पढ़ने पे। और अगेन ये कैसे होगा? रीडिंग के साथ, जितने ज्यादा वेल रेड आप होंगे। फिर हमेशा याद रखिए, मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन में 3 चीजें मैंने बता दी। चौथी चीज क्या है? ग्रामर के एरर्स ना हो, स्पेलिंग के एरर्स ना हो, स्ट्रक्चर के एरर्स ना हो, और रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स ना हो, और रेपिटेशन ऑफ आइडियाज ना हो। ये 5 चीजें, ग्रामर के एरर्स, स्ट्रक्चर के एरर्स, स्पेलिंग के एरर्स, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज। ये 5 चीजें अगर आपके राइटअप में नहीं है तो आपका राइटअप मेच्योर राइटअप कंसीडर किया जा सकता है, प्लस जो 2-3 चीजें मैंने पहले बताई हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आ रही है सारी चीजों की? ये जो आर्गुमेंट मैंने बताया मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन वाला, इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। लॉजिकल आइडियाज, कनेक्टिविटी यानी कि फ्लो होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे एरर्स नहीं होने चाहिए।
रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज नहीं होनी चाहिए। एक एक मैसेज कमेंट कर दीजिए अगर यहां तक आप लोगों को सही तरह बातें समझ आ गई हैं तो। ठीक हो गया। तय्यब आप जस्ट बुक का रेफरेंस भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं होता आपने एग्जैक्ट ऑथर का नाम, बुक का नाम और पेज नंबर और ये चीजें सारी लिखनी होती, जस्ट बुक का रेफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो अडवा तो मैं चाह अपनी ठंडी करके पीती है, कोई बात नहीं, इट हैपन्स। अच्छा, हम लोग अक्सर फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशंस, आर्गुमेंट्स, रेफरेंसेस इसलिए कोट कर रहे होते हैं कि हमें वो आते होते हैं, इसलिए आपने ये चीजें कोट नहीं करनी। कोट थिंग, quote a reference, quote anything if you think that is very much explaining your argument. अगर कोई कोटेशन, कोई रेफरेंस, कोई इस तरह की चीज आपके सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड नहीं है लेकिन आप उसको कोट कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोटिंग, तो ये काम मत कीजिए। आप मैप बना सकते हो, अगर कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई टॉपिक है, आप कोटेशंस दे सकते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, only if they are illustrating your point very well. अगर आपके पॉइंट को एक्सप्लेन करने में वो बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं तो फिर, अदरवाइज नहीं। और ये कोटेशन देनी कैसे है, फैक्ट्स एंड फिगर्स कैसे देने हैं, ये मैं जो हमारा तीसरा या चौथा लेक्चर है ना बॉडी ऑफ द एसे का, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आपने वो पैराग्राफ में इनको लिखना कैसे होता है। आपके आइडियाज शुड बी लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल। लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल आइडियाज क्या होते हैं? राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, मतलब प्रायोरिटी आपने उनको देनी है। कोई चीज फॉर एग्जांपल आप एनर्जी क्राइसिस पे लिख रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस की कॉजेज लिख रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस की कॉजेज में सबसे बड़ी कॉज ये है कि हम लोगों ने फ्यूचर की केटरिंग के लिए डैम्स नहीं बनाए, बहुत बड़ी कॉज है। एक और कॉज ये भी है कि एनर्जी क्राइसिस की कि हमारे यहाँ पे लाइन लॉसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है। एक और कॉज ये भी है कि हमारे यहाँ पे बिजली चोरी होती है। एक और कॉज ये भी है कि हमने अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे फोकस नहीं किया, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन चीजों के ऊपर। अब ये 4 कॉजेज मैंने बताई। यू हैव टू सी कि इनमें से कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डैम्स वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप पहले डिस्कस करेंगे। देन सेकंड नंबर पे आपकी अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उनके ऊपर जो कि पूरी दुनिया उस पर फोकस कर रही है, हमने नहीं किया, आप इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे आप आ जाएंगे लाइन लॉसेस पे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी तारें, हमारी वो चीजें बहुत पुरानी है। चौथे नंबर पे आप चोरी, बिजली चोरी की तरफ आएंगे। इस तरह आपने सीक्वेंस देना है। अगर आपने बिजली चोरी पहले कर दी, दूसरी चीजें बाद में कर दी, हैं ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स या कुछ भी आप इसको कह लें, लेकिन ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आपके राइटअप को खूबसूरत बनाने में, फ्लो लाने में, लिंकेज लाने में ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपके आइडियाज लॉजिकल और सीक्वेंशियल होने चाहिए। 3 चीजें जो हैं आपकी ऐसे की, आपकी आउटलाइन, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इन 3 चीजों ने डिसाइड करना होता है कि आपको 40 नंबर कम से कम मिलने हैं कि नहीं मिलने। अगर ये अप टू द मार्क हैं, अगर इनमें रेलिवेंस है, अगर इसने इन 3 चीजों ने पेपर चेकर को, रीडर को इंप्रेस कर दिया है, तो आप 40 मार्क्स ले लेंगे। इन 3 चीजों में कमी रह गई तो 40 से पीछे ही रहेंगे आप। बाकी जो बॉडी ऑफ द एसे है वो डिफाइन करेगी 40 से ऊपर आप कितना जाएंगे। उसमें आपकी ग्रामर, उसमें स्ट्रक्चर, उसमें सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। यानी कि 40 नंबर्स, यानी कि पास होना आपकी आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डिफाइन करेगा। सो इसके लिए सब बहुत ज्यादा फोकस है, आपने ज़हन में रखना है। कोई ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, स्ट्रक्चर में आ जाती हैं आपको कॉमा लगाना आता है, सेमी कॉलन कहां पे यूज करना है, हाइफन कहां पे यूज करना है,
टेंसेस आपके कैसे हैं, ये जो बेसिक मिस्टेक्स हैं इन 3 में तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आगे जाके थोड़ी बहुत काबिल बर्दाश्त है, यहां पे नहीं होनी चाहिए। फिर हमेशा याद रखिए, यू हैव टू स्टे आउट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थीरीज। मेरी एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने भेजा मुझे, एक टास्क भेजा, वो मैं इवेल्युएट कर रहा था, उसमें एक चीज मेंशन की गई थी, ज्यूइश एंड क्रिश्चियन मीडिया मुसलमानों के खिलाफ जो है ना वो इस्लामोफोबिया वाला जो सिनेरियो, वो ज्यूइश और क्रिश्चियन मीडिया को उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा था। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थीरी। Jews are not against Muslims, क्रिश्चियंस आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स। हमारे साथ क्रिश्चियंस रह रहे हैं, उनकी हमारे साथ कोई ऐसी सामने नजर आने वाली कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पॉलिटिकल मोटिव्स, हमारी स्टेट की पॉलिटिक्स, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें मीडिया को मजबूर करती हैं। वो मीडिया कोई भी हो सकता है, उसमें हम ये कहते हैं जब टेररिज्म होता है, डोंट ब्लेम इस्लाम फॉर इट, अगरचे वो मुसलमान ही कर रहे होते हैं। तो अगर एक मीडिया हाउसेस कर रहे हैं तो व्हाई डू वी ब्लेम ज्यूज एंड क्रिश्चियंस फॉर इट? We have to blame those governments, we have to blame those setups, we have to blame those vested interests, जो भी आप किसी चीज को भी लेबल कर ले, लेकिन रिलीजन्स को, इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज को आपने यूज नहीं करना। उसामा बिन लादेन जिंदा है जी, CIA के पे रोल पे वो लॉस एंजलिस में एंजॉय कर रहा है, दैट इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इस तरह की चीजों को आपने डिस्कस नहीं करना। यहूदी जो है वो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, दैट इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मतलब एनीथिंग विच इज नॉट यूनिवर्सली acknowledged, anything which is not a real truth, उसको आपने अपना मौजूए बहस नहीं बनाना। फिर बंद करने, ये चीज भी ज़हन रखिए कि आपने कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करना है। यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस इमरान खान, यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस तारुल कादरी और नवाज शरीफ और जरदारी और PPP और PTI और PMLN, किसी पार्टी को, किसी पर्सनैलिटी को डिस्कस नहीं आपने करना। गवर्नमेंट को डिस्कस कर सकते हो, हरकतें वही शुरू हो गई है ना। फिर हलीमा, ये मेरे हाथ देखो दो, इन हाथों का मतलब है माफी दे दो। डोंट क्वेश्चन अनलेस आई आस्क यू फॉर क्वेश्चंस, प्लीज, फॉर गॉड सेक। मुझे वो सब कुछ भूल जाता है जब मैं बता रहा होता हूं, फ्लो सारा मिस हो जाता है। पता नहीं आप लोग कैसे और कब समझेंगे। आई वाज डिस्कसिंग कि आपने कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करना है। पैनामा लीक्स में जनरली आप कह सकते हैं पाकिस्तानी जो है उसमें पाए जा रहे थे पॉलिटिशियन, या जो अमीर लोग हैं वो भी पाए जा रहे थे उसमें, इस तरह की कुछ चीजें आप उसके साथ लिंक कर सकते हो। आप डायरेक्टली नवाज शरीफ या उसकी फैमिली को डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज यू नेवर नाउ के Roma Candy, you're going to be blocked. You're not supposed to attend this lecture anymore. आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है इन लेक्चर्स को, यहाँ पे डिस्कशन आप लोगों ने समझी हुई है, और बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है। घटिया लोग। You have to stay out of conspiracy theories. You have to stay out of controversies. You're not supposed to discuss Jahangir Khan Tareen. You're not supposed to discuss politicians. You're not supposed to attack brigadiers or generals or any institutions. You're not supposed to attack state narrative. ये काम आपने नहीं करना है। इसके बाद जहन में रखिए, do not be excessively religious.
बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है कि आप रिलीजन की बातों को डिस्कस करें, अनलेस एंड अनटिल टॉपिक स्पेसिफिकली आस्क्स यू अबाउट रिलीजन पर्सपेक्टिव। अगर डेमोक्रेसी आप डिस्कस कर रहे हो तो आप डेमोक्रेसी की जो है ना उसमें लाजमी नहीं आपने इस्लाम का वर्जन देना है, खिलाफत को लेके आना है। हाँ, एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ आप रिलीजन का पर्सपेक्टिव दे सकते हो, लेकिन अगर वो पूछे इज इस्लाम कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी या इज डेमोक्रेसी कंपैटिबल विद इस्लाम, इन दोनों चीजों को आप फिर लिंक कर सकते हो। फिर यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन रिलीजियस पर्सपेक्टिव एंड डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव। आपने दोनों को फिर 50-50 लेकर चलना है, अदरवाइज आपने रिलीजन के को हर चीज में नहीं घुसाना। यू आर नॉट सपोज टू यूज फाउल लैंग्वेज। फाउल लैंग्वेज क्या होती है? ये जो चीजें आप फॉर्मली यूज करते हैं, किसी को स्टूपिड कह देना, किसी को बास्टर्ड कह देना, किसी को कुछ इस तरह का जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग आपने नहीं अपनाना होता, जिसमें आप सेंसेशनलिज्म क्रिएट करते हो, जिसमें आप इमोशंस को स्टर अप करते हो। इस तरह का कोई काम आपने नहीं करना। दैट इज these were the essentials of an essay, basic requisites of an essay. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगर आप लोगों के कोई जर्नल ऐसे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आई एम होपिंग कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी दे विल बी एज मच इंफॉर्मेटिव एज दिस वन इज। तो मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी इतने ही लोग होंगे और आप लोग इतने ही एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करेंगे और यू विल मेक दिस वेंचर अ सक्सेस स्टोरी इंशाल्लाह। मीनवाइल आप इसको अगर स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। आउटलाइन में कितने पॉइंट्स मैक्सिमम देने चाहिए? असूली तौर पर तो ये क्वेश्चन आउटलाइन वाले टॉपिक में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आपने ये डिफाइन करना है कि आप 3 घंटे में कितना लिख सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं एक वर्डिक्ट नहीं दे सकता, एक पॉइंट नहीं बता सकता कि वो कितने आपने देने होते हैं। करंट अफेयर का लेक्चर 7 बजे है जी। टी ठंडी हो गई थी, मजा नहीं आया। ओवरऑल इट वाज फैंटास्टिक। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं? मेरा नंबर है 0345999400। इसके ऊपर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भिजवा देता हूँ। 0345999400। हसीब साहब थैंक यू। अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिस्कस करनी है तो रेफरेंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कोई रेफरेंस नहीं होता जी, वो स्टिल कॉन्स्पिरेसी ही रहती है। ऐसे मटेरियल के लिए scholar.google.com के ऊपर अपने चीजें सर्च किया करें। हम जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपने टॉपिक को सर्च आउट कैसे करना है और उसके ऊपर कैसे उसको डायसेक्ट कैसे करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल में बात करेंगे। स्टैंडर्ड ऐसे शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, उसके लिए आपको लाहौर में मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ कमिंग वीकेंड से। हर वीकेंड पे मैंने लाहौर आना करना है स्टूडेंट्स के टास्क इवेल्युएट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको आना होगा अगर आप पहुँचाते हैं तो। इंट्रोडक्शन में सब पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है या उसके बिना भी एक्सेप्टेबल है? आउटलाइन उसके बिना भी एक्सेप्टेबल है, कंपल्सरी नहीं होता वो। व्हाट्स द क्राइटेरिया फॉर फिलोसफिकल सॉर्ट ऑफ टॉपिक? फिलोसफी और मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे फिलोसफी की कोई समझ नहीं आती, सो मैं उसके ऊपर कमेंट करने से रहा। Redefine the fields of essay again. I could not write the names. ये fields आपने डिफाइन करनी है। रिलीजन से भी ऐसे आता है, विमेन से ऐसे आता है, सोशल साइंसेज से आता है, हिस्ट्री से आता है, स्पोर्ट्स साइंसेज से आता है, डिफरेंट फील्ड से आते हैं। ये आपने डिफाइन करनी होती है। आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। जी आप बिल्कुल पीएम की स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। वर्ड काउंट 2500 3000 वर्ड्स डजंट मैटर, लेकिन स्टिल जो है ना वो क्वांटिटी मैटर करती है। 2000 से ऊपर ही आपके वर्ड्स होने चाहिए। आपने कहा रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए, तो फिर सर सिनोनिम्स के लिए डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करें पड़ेंगे सर, इसका बता दें। नहीं, लाजमी नहीं है डिफिकल्ट वर्ड यूज करें। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर करता हूँ, सिनोनिम्स फॉर 96 मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स।
उसी तरह की आप भी लिस्ट बना सकते हैं। एक वर्ड है, उसके आगे जो कॉमनली यूज होता है उसके आगे 4-5 उसके सिनोनिम्स हैं जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। उसी लिस्ट को आप एनहांस कर सकते हो अपने यूज के लिए। I joined it right now, guys. What's going on, teacher? Looking very hurt. फायजा बच्चे, मैंने बताया हुआ है कि लेक्चर के दौरान क्वेश्चन मत किया करें, लेकिन ये फिर क्वेश्चन करते हैं, मेरी तवज्जो उससे हट जाती है, फिर उससे मुझे गुस्सा आता है। I have attempted C20 and secured 0 can you justify these marks? I cannot justify those marks. यही हो सकता है कि आपने टॉपिक को बिल्कुल ही अपोजिट स्टांस में ले लिया हो, जो वो टॉपिक की मेन अंडरस्टैंडिंग जो पेपर चेकर के माइंड में हो उसके बिल्कुल आपने उल्ट कर दिया हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। कैन वी राइट वन पैराग्राफ और टू और कैन वी राइट वन पैराग्राफ ऑन 2 और 3 आउटलाइंस? नहीं, ऐसा नहीं होता। 1 पॉइंट इन आउटलाइन इज सपोज टू बी 1 पैराग्राफ। ये बताएं ऐसे का मटेरियल कहां से कलेक्ट करें? ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ज्यादा चांसेस किस फील्ड के हैं, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। सना कह रही हैं जी, हैज डेमोक्रेसी फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान? से जिस ऐसे की आउटलाइन में जैसे वेटेज देंगे कौन से पॉइंट्स को, आपने ये डिसाइड करना है। पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये फेल हुई है या नहीं हुई। अगर आप ये कहते हैं फेल हुई है तो आपने डेमोक्रेसी के मेजर पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं और उन पैरामीटर्स को फिर पाकिस्तान के सिनेरियो में अप्लाई करना है कि इन पैरामीटर, ये बेसिक पैरामीटर हैं, इनमें से कोई भी पाकिस्तान के ऊपर पूरा नहीं उतरता, दैट शोज कि डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है। और वाइस वर्सा, इसी के आप उल्ट कर सकते हो। अगर आप कहो कि सक्सेसफुल हुई है तो उसमें आप बेसिक पैरामीटर्स की बात कर सकते हो और उसको आप प्रूव कर सकते हो। वहां से बाज आर्टिकल डाउनलोड नहीं होती, हर जगह पे मुफ्ता नहीं चलेगा, कुछ कहीं पे पैसे लगाने पड़ेंगे आपको। तो अगर कहीं से वो फ्री नहीं डाउनलोड हो रहा तो उसका अल्टरनेटिव आपको बाय करना पड़ेगा। डेटा के बारे में इकरा बच्चे बताऊंगा कल परसों वाले लेक्चर में। ऑनलाइन टास्क इवैल्यूएशन हो सकते हैं जी, मैं बिल्कुल ऑनलाइन टास्क इवैल्यूएशन करता हूं। व्हाट टाइप ऑफ ऐसे शुड बी ऑप्टेड? इट डिपेंड्स अपॉन योर रीडिंग एंड योर बैकग्राउंड, और आप किस किस्म के तैयार हो। लाजमी नहीं कि मैं डिफाइन करूं। फील्ड्स ऑफ ऐसे कुछ भी नहीं होती, आपने खुद डिफाइन करने होते हैं। वेयर यू आर गिविंग करंटली लेक्चर करंटली सर जी, एज यू हैव टोल्ड अबाउट लाहौर सेशन। अभी मैं फिलहाल आज़ाद कश्मीर में हूं, अपने होम टाउन में। लाहौर मैंने कमिंग वीकेंड से आना करना है। कौन सा पैटर्न होना चाहिए ऐसे का, क्या क्या ऐड होना चाहिए, आप ये सारा सेशन अटेंड कीजिए, 10 लेक्चर्स का आपको आइडिया हो जाएगा। नंबर 0345994400। एटलीस्ट 5 से 6 फील्ड्स, 4 या 5 फील्ड्स आयशा, आपको उनकी बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए। कैन वी यूज ईडीएम्स इन थीसिस स्टेटमेंट? आप यूज कर सकते हो, लेकिन इट हैज टू बी वेरी एक्सप्लिसिट, बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऐसे में पाकिस्तान इंडिया का ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में लिख सकते हैं। 2-3 पैराग्राफ्स आप बीच में कोट कर सकते हैं। कैन यू शेयर द नंबर अगेन? 0345994400। हैज डेमोक्रेसी हैज फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान? इस समय कौन से, मैं बता चुका हूं पहले जी। एक क्वेश्चन रिपीट क्यों करते हैं आप लोग? ऑथेंटिक सोर्स फॉर आर्टिकल्स तो डिफरेंट है। एक फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन अफेयर्स है, द इकोनॉमिस्ट है, फिंगटन पोस्ट है, अल्लाह आपका भला करे, द इंडिपेंडेंट है, अल जजीरा है, डेमोक्रेसी जर्नल है। ऐसा कि डिफरेंट इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, और चूंकि ये पेड होते हैं, आप महीने में सिर्फ एक इनका आर्टिकल फ्री पढ़ सकते हो। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप 10 आईडीज बना लें, अपने ईमेल आईडीज, और वो 10 के 10 से लॉगिन करके वहां पे पासवर्ड सेव कर दें, और फिर आपको ये होगा कि आप महीने में 10 आर्टिकल पर वेबसाइट पढ़ सकेंगे। हाउ टू अवॉइड न्यूज़पेपर इंग्लिश एज वन हैज टू गो एवरी डे थ्रू पेपर एंड कांट रिमेंबर मोस्ट ऑफ द एकेडमिक वर्ड्स? लाजमी नहीं, आपने लाजमी डेली अखबार पढ़नी है और हर चीज़ पढ़नी है। उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे तो पढ़ लीजिए, ना इंपॉर्टेंट लगे तो पूरी अखबार को बेशक ना पढ़ें।
एक रिक्वेस्ट थी, अगर एक कोई भी एक दिन का न्यूज़पेपर लें एंड हेल्प कर रहा है कि कौन सा आर्टिकल फ्रॉम दैट वन न्यूज़पेपर इज बेस्ट टू कीप। मैंने न्यूज़पेपर आजकल कोई नहीं लगाई हुई, तो मुझे न्यूज़पेपर फिर किसी दिन की लेनी पड़ेगी, तो फिर उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको भी। प्रोसेस फॉर ऑनलाइन इवेल्युएशन, लीना बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तैयबा कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल ट्राई विदाउट एन अकेडमी, प्लीज काइंडली गाइड मी अबाउट बुक्स अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा सीएसएस के हवाले से फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, सो मैं ये नहीं बता सकता। आप वो हमारा जो फेसबुक ग्रुप है ना, इसी पाकिस्तान एकेडमी ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम का ये तो पेज हो गया, इसी तरह का एक ग्रुप बना हुआ है, वहां पे आई वुड एनकरेज यू गाइस कि वहां पे आप डिस्कशंस भी किया करें, वहां पे आप टॉपिक्स भी पोस्ट किया करें, वहां पे क्वेश्चंस भी किया करें। हमारे जो एक्सपर्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, वो वहां पे रिस्पॉन्ड किया करें, और आप खुद भी वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। कल क्लास नहीं होगी, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 3 दिन क्लास होती है, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 5 to 6 PM। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ एसे एंड डिटेल्स, अली मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं बता देता हूँ। बिगिनर्स को ऐसे के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, जो हम एफर्ट पुट कर रहे हैं यहाँ से शुरू करना चाहिए। इशू बेस्ड और लिटरल ऐसे, अगेन आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके एक्सप्रेशन पे, आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, आप किस चीज को बेहतर लिख सकते हो। मैं यहाँ पे बैठा तो डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपने लिए बता सकता हूँ कि मेरे लिए इशू बेस्ड एसेस आर रिलेटिवली इजी टू सॉल्व एंड टू प्रेजेंट। सर जीरो से जिसने इंग्लिश ऐसे शुरू करना हो वो कहाँ से करे? यहीं से करे जी, जहाँ से भी कर रहे हैं हम लोग। व्हाट्सएप नंबर 0345999400। अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, मिलते हैं 7 बजे इंशाल्लाह करंट अफेयर्स की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।